देविका के पास लौट जाओ। उसे तुम्हारी उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हारी उसकी है। वो मेरे पास आकर अपने दर्द का इजहार कर चुकी है। अगर इस बच्चे का अबॉर्शन हुआ तो हमारे रिश्ते का भी अबॉर्शन हो जाएगा, और मैं तैयार हूँ। मल्होत्रा खानदान के बारे में क्या और कितना कुछ जानते हो? इस जन्म में तो तुम्हें किसी का भी प्यार मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, भविष्यवाणी है। मैं जिस वक्त जिसकी नौकरी करता हूं उसके साथ नमक हरामी नहीं करता। आज से आपकी नौकरी शुरू, मेरी वफादारी शुरू। मैं और करण इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो मेरा फैमिली है ये बहुत टेढ़ी है। अब ये फैमिली कितनी टेढ़ी है ये आपको पता लगना है। मुस्कुरा क्यों रही हो? शिकार करने से पहले शिकार पर थोड़ा सा तरस आ रहा है। रहमदिली, ये खूबी तुम में कब से आ गई? यूं समझो कि ये मेकअप की तरह है, रंग बदलती रहती है, लेकिन असली नैन नक्श तो वही है ना। दिल को दिमाग की डिपार्टमेंट में ना कभी दखल देने की इजाजत थी और ना कभी रहेगी। इसीलिए तो हम जिसका शिकार करने के बारे में सोचते हैं उसका शिकार हो ही जाता है। हेलो। अगर बिजी हैं तो माफी, और अगर फ्री हैं तो शुक्रिया कहिए। शुक्रिया, इनफैक्ट 10 times शुक्रिया। आप अजनबी लोगों में यूं शुक्रिया बांटते रहते हैं या फिर उनका अता पता भी जानते हैं? शुक्रिया जब भेजता हूँ तो पिन कोड और पता लिख कर भेजता हूँ। मैत्रेय जी। अता पता तो ठीक है, लेकिन हमारा सरनेम गलत है। हमारा नाम या तो मैत्री मेहरा है या फिर सिर्फ मैत्री। ये जी कहाँ से आ गया? खैर, ये बताइए कि मैत्री का मतलब तो समझते हैं ना आप? Of course I do, दोस्ती। हमारे साथ जिंदगी में ये पहली बार हुआ है कि एक अजनबी ने हमसे दोस्ती करने से पहले ही दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। हम तो आपके कायल हो गए। मैं समझा नहीं। आपकी ये नासमझी भी काबिले तारीफ है। एहसान करके उसे भूल जाना भी आपकी एक खूबी लगती है। आपने हम पर एहसान किया। रंजना देवी हमें धक्के मार के बाहर निकाल देती, लेकिन आपने हमें इज्जत बख्शी, और उसका शुक्रिया अदा किए बगैर हमें नींद नहीं आ रही थी। खैर, दोस्ती का फर्ज तो आपने निभा दिया, अब जरा दोस्ती भी हो जाए। माय डियर, जिससे आप दोस्ती करने जा रही हैं कम से कम उसका नाम तो पूरी तरह से जान लीजिए। मेरा सरनेम महीन नहीं है, तो फिर खामखा उसके आगे मिस्टर क्यों लगाया जा रहा है? Why? इसका मतलब आपको हमारी दोस्ती कबूल है? नहीं, मुझे मैत्रेय कबूल है। ये मैत्री कबूल करके आपने बहुत बड़ी परेशानी मोल ले ली। कैसी परेशानी? इस मैत्री का इनॉग्रेशन करने के लिए आपको हमारे साथ लंच खाना होगा। मैत्रेय, नॉट टुमारो प्लीज, किसी और दिन ठीक रहेगा। क्यों? कल आपको भूख तो जरूर लगेगी, और आप काम से थोड़ा वक्त भी निकालेंगे खाना खाने के लिए, तो फिर वही वक्त हमारे साथ लंच कीजिए ना। कल नहीं, फिर कभी, एनी टाइम। सोच लीजिए, वरना आपकी मैत्री का रोजा हो जाएगा। अच्छा बाबा, ओके, टुमारो। कल आपका ये दोस्त इस इनॉग्रेशन के लिए आ रहा है। ओके, बाय। लंच पर नहीं, जो दाने आज हमने डाले हैं आप उन्हें चुगने आ रहे हैं मिस्टर महेन।
अगर बता दो कि डिनर में क्या खाओगे तो मैं बना दूँ। जायके की फिक्र मत करो, भूख मिटाने वाली कोई भी चीज़ बना दो। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? मैंने तुम्हारे खाना बनाने की कला पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तुम्हारा जो मन आए बना दो। डिनर तय करने में मेरी मदद तो कर सकते हो। घर में जितनी सब्जियां हैं उन्हें उबाल कर नमक मिर्च मिलाकर ले आओ, खाकर सो जाएंगे। तुम मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो। मैंने तुम्हें सिर्फ डिनर की समस्या का समाधान सुझाया, अब तुम इसको किस तरह लेती हो तुम्हारी आज़ादी है। यानी मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूँ? तुम मुझे सिर्फ बीवी लगती हो। अच्छाई बुराई के मापदंड में मैं इस रिश्ते को नहीं तौलता। एकनाथ, तुम ऑफिस का काम घर पे मत लाया करो। जाने क्यों आजकल ऑफिस का काम करने का बड़ा मन करता है। मुझ पर से दिल उठ गया है क्या तुम्हारा? मैं तुम्हारे और अपने बारे में नहीं सोचता, मन घबराता है। कम से कम मेरी तरफ तो देख लिया करो। रूबी, जिस तरह का मौसम है, हम लोग एक दूसरे की तरफ जितना कम देखेंगे हमारे रिश्ते की उम्र उतनी लंबी होगी। ठीक है, मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मेरे अंदर पल रही अपनी संतान की तरफ तो देख सकते हो। हमारे मनमुटाव का असर हम अपने बच्चे पर क्यों पड़ने दें? रूबी, हाँ एकनाथ, मैं माँ बनूंगी और तुम बाप बन जाओगे। ये बच्चा जन्म लेगा। लेकिन तुम तो कह रही थी। ग्रहण जब सूरज पर भी लग सकता है तो मैं क्या बना हूं, लेकिन ग्रहण हट भी तो जाता है। देखो, खाना खाने का मन तुम्हारा भी नहीं है और भूख मुझे भी नहीं लगी है, लेकिन हमारे साथ के कोई तीसरा भी तो है, उसकी भी तो कोई फरमाइशें होगी। रूबी, तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी ये खुशी, ये लम्हा, सब कुछ सराहना पर। रूबी, तुमने हमारे रिश्ते को बचा लिया। सुनो, तुमने मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि मुझे बहुत जोर से भूख लगाई है। तो आज महाभोज हो जाए, ग्रैंड डिनर। ऐसा करते हैं, पापड़, अचार, रायता, 56 भोग करते हैं आज, ठीक है? किचन में चलते हैं, तुम मेरे लिए वो बनाओ जो मुझे पसंद है और मैं तुम्हारे लिए वो बनाता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हाय ऋषभ, हाय। तू यहाँ? हाँ। यानी तुम्हें अपने पुराने ठिकाने अभी भी याद हैं? अरे यार, ये यादें तो कमबख्त दुश्मन है जिनकी वजह से आप जैसे दोस्त याद हैं। यानी कि तू यहाँ मुझे तलाशने आया था? अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे। मेरी जिंदगी में इतनी फिजूल खर्ची नहीं है कि तेरे जैसे दोस्तों को तलाश करता फिरूं। दरअसल इस ठिकाने में मैं अपनी अकल ठिकाने लगाने आया था। भाई, आपकी अकल इधर बदर क्यों भटकने लगी, क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं जान सकते। मामला वही पुराना है, मेधा। मेधा? क्या बोल सकते? यार, यही तो दिक्कत होती है ना, जब सुनने वाले की दिल की बैटरी लो हो जाती है। यार, जिन्हें प्यार करने का कोई तजुर्बा नहीं होता, उन्हें मोहब्बत की बातें फारसी लगती हैं, समझे आप? जनाब, आपकी सोहबत में मुझे फारसी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। ऐसा क्या? लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मामला जब मेधा का है तो आपकी अकल दर बदर क्यों भटक रही है? वो इसलिए कि जब दिल धड़कना शुरू हो जाता है ना, तो अकल अपने आप दरबदर हो जाती है। और जैसे ही मुझे परेशानी से फुर्सत मिली, मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया। और आजकल तो दिल इस तरह धड़क रहा है कि पूछ मत। अरे यार, उस दिन जब ट्रैफिक के सिग्नल पर खड़ा था तो दिल इस कदर धड़कने लगा कि ट्रैफिक पुलिस मेरे पास आ गया। पूछने लगा कि आपकी गाड़ी में से ये धक धक की आवाज कहां से आ रही है, कहीं कोई बॉम्ब तो नहीं छुपा रखा। अब जब मुंबई के ट्रैफिक वालों को इतनी परेशानी हो रही है तो उनकी सहूलियत को मायने में रखते हुए मैंने एक वही ट्रैफिक सिग्नल पर फैसला ले लिया। फैसला? हाँ, कैसा फैसला? मैं शादी करने जा रहा हूँ मेधा से। क्या? हाँ। तू शादी करने जा रहा है? लो कर लो बात, पूरी रामायण खत्म हो गई। आप पूछे यार, तू भी कमाल हाल है, दिल सुना रहा हूँ फिर भी सवाल पूछ रहा। भाई, सवाल इसलिए उठता है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे करने लगे। सच ऋषभ, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया यार। अरे यार, तू भी कमाल करता है। शादी मेरी हो रही है, दिल तेरा खुश हो रहा है, वाह। अच्छा, नहीं सीरियसली एक बात यार, तू मुझे बचपन से जानता है, मुझे समझता है और फिर मेधा से भी मिल चुका है। तुझे क्या लगता है, मैंने ये फैसला ठीक किया है? ऋषभ, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलना यार। रिश्तों के मामले में तो थोड़ा डिफिकल्ट आदमी है। डिफिकल्ट मतलब तेरी आकांक्षाएं किसी भी रिश्ते से इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो रिश्ता सबके बस की बात नहीं होती।
अक्सर तो बाकी रिश्तों की कमी को एक ही रिश्ते से पूरा करने की कोशिश करता है। और ऋषभ, अगर तू शादी के मामले में कहीं गलत हो गया ना तो सच बहुत मुश्किल हो जाएगी। यार अभिजीत, एक मिनट। तू मुझे हिंट क्या दे रहा है? साफ साफ बता यार, क्या कहना चाहता है तू? ऋषभ, तूने फैसला बिल्कुल सही लिया है। ये जो 2-2.5 साल से मेरा झेलती आ रही ना तुझे, बर्दाश्त करती आ रही है तुझे, तेरे इतने जुल्म के बाद भी तुझे वो प्यार करती है। एक मिनट भाई, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? ऋषभ, मेधा ने तुझे हर हाल हर मूड में देखा है। वो तुझे पूरी तरह से समझती है। यानी कि शादी के बाद तुम दोनों की पर्सनैलिटी का कोई भी पहलू एक दूसरे को हैरानी में नहीं डालेगा। वरना यहाँ तो आमतौर पर शादी के बाद असल पर्सनैलिटी का मामला समझ में आता है। और वो सब तो ठीक है, लेकिन आप शादी वादी के बारे में इतना कुछ कैसे जानते? कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं यार, किसी शादीशुदा आदमी से तो शादी के बारे में पूछेगा ना तो वो ब्लैंक हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे सारी जिंदगी खुद पता नहीं चलता कि उसके साथ ये हादसा कैसे होगा। और फिर इसीलिए मुझ जैसे कुंवारे लोग जो शादी के बारे में सब कुछ जानते हैं, शादी नहीं करते। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मम्मी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। उसने फोन भी तो नहीं किया। अपनी परेशानियों को सुलझाने में बिजी होगा, इसलिए फोन नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो उसके बचपन की आदत है। जब भी वह ऐसे परेशानियों में घिर जाता था, किसी को अपनी परेशानियां नहीं बताता था, अपने आप को सबसे काट लेता था। मम्मी, दिनेश अब वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा। अब वो बड़ा और ताकतवर हो गया है। और वो तुम्हें इसलिए फोन नहीं कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता है। लेकिन इस तरह से तो वो हमें और परेशान कर रहा है। मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो पहले जैसे फिर कहीं गायब ना हो जाए। इस उम्र में मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटे। सुन, उसकी जान को तो कहीं खतरा नहीं है? मेरा भाई बहुत सख्त जान है मम्मी, उसकी जान को ऐसे खतरे नहीं हो सकते हैं। यस मिस बैनर्जी, यस, आपका नाम का रजिस्टर। कैसी रजिस्ट्री है बेटे? खुशखबरी है मम्मी, रॉनी के लॉयर का नोटिस है। रॉनी बिना किसी शर्त के तलाक देने को राजी है, बिना किसी एतराज के। सच? इसी बात पर मैंने रॉनी के हर गुनाह को माफ कर दिया। पहचाना? नहीं, पहचाना क्यों नहीं? सोहा राइट। कैसे हो ऋषभ? अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आते? वो तुम इनसे मिलने नहीं जाते? बैड, वेरी बैड। वैसे तुम बॉम्बे में नए हैं, अपने लोग हैं यहाँ, फिर भी हम अकेले हैं। हाउ मीन ऋषभ, आखिर तुम इनके साथ भी तो यहाँ आ सकते थे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम रोज यहाँ आते? नहीं, मैं तो कभी कभी इधर आता हूँ, बिल्कुल कभी कभी। तो कभी कभी मुझे भी ले आया करो। वाह, कभी कभी आगाज अच्छा है। वैसे सोहा, क्या है कि जब कोई एक हाथ की दूरी रखकर मुझसे बात करता है ना, तो मुझे ज्यादा सफाई से सुनाई देता है। तो आप बोलिए, क्या काम? भाई काम तो इन्हें बहुत कुछ है, आप एक एक करके बता दीजिए। एक मिनट अभिजीत साहब, माय फ्रेंड, जब यहाँ डायरेक्ट लाइन चालू है तो आपको बीच में ऑपरेटर बनने की क्या जरूरत है? नहीं, आप चुप रहिए। हाँ सोहा, तुम बोलो, क्या बात है? मुझे बॉम्बे घूमना है। ओह, इतनी सी बात? तुम अपनी ये जरूरत लेके बिल्कुल सही आदमी के पास आई हो। इसका मतलब तुम मुझे साइट सीइंग कराने के लिए लेकर? नहीं, मैं नहीं, बल्कि मैं तो एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो साइट सीइंग करवाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, मास्टर। मतलब बॉम्बे के बारे में वो इतना जानता है जितना बॉम्बे का मैप छापने वाला भी नहीं जानता होगा। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया क्यों है, कब से है, वहां से कौन आया था, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वो क्यों है, वो कब बना था, और हैंगिंग गार्डन वो टंगता क्यों है, सब कुछ जानता है।
कौन है वो? अरे माय फ्रेंड अभिजीत सोहा अभिजीत। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपको सब जगह ले जाए। इनफैक्ट बचपन में इसकी दिली ख्वाहिश थी कि बड़े होने के बाद मैं एक गाइड बनूंगा, तो तब से ये ऐसा ही है। और एक और बात, बॉम्बे का चप्पा चप्पा इसे मालूम है, और बॉम्बे का चप्पा चप्पा इसे जानता है। मतलब बॉम्बे में क्या होता है, क्यों होता है, लूटमार होता है, पिक्चर होता है, शूटिंग होता है, सब कुछ जानता है, इसलिए आपको वो सब जगह ले जाएगा। क्यों? आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं? नहीं, हिस्ट्री नहीं, ये तो सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में मास्टर है, डिग्री है सब के पास। देखिए आप, देखा आपने, दिखाने के लिए कितना उतावला हो रहा है। मतलब अब दिखाई, साइट सीइंग करवाई, और ख्याल रहे ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, समझे? नमस्ते। ऋषभ, दलाल साहब, करण बोल रहा हूँ। हाँ करण साहब, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने मुझे थोड़ा बहुत मिस किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप घबराइए मत, मैं आज ऑफिस आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं निकल ही रहा हूँ। आप ऑफिस हमसे मिलने आ रहे हैं? जी नहीं दलाल साहब, मैं ऑफिस ज्वाइन करने के लिए आ रहा हूँ। ज्वाइन करने आ रहे हैं? जी हाँ, मेरा घर पे जी नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज दलाल साहब वो कमरा ठीक करवा दीजिएगा मेरा। इस बारे में आपकी महीन साहब से कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, और आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ, नहीं आओ? आप किस कैबिन में बैठेंगे? वो एक पोस्ट है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में, वाइस चेयरमैन की, वो कमरा था वहाँ। लेकिन वो तो अब शीला जी का कैबिन है। जब आपने ये नौकरी छोड़ी थी तब शीला जी इस कंपनी की वाइस चेयरपर्सन थी। छोड़ा नहीं है मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को छोड़ा नहीं है मिस्टर दलाल। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से मुझे निकाल दिया गया है। कहीं जाने की तैयारी है बेटा? जाने की तैयारी थी मां, लेकिन मैं भूल गया था कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया है। पुरानी बातों को भूल जा। कहां से भूल जाऊंगा? It's not their fault. काम ही ऐसे किया। एक काम ठीक नहीं किया मां मैंने, किसी को नहीं छोड़ा। मर जाना था माताओं जी के साथ। अगर उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली है तो मैंने तो उनसे ज्यादा बुरे काम किए। देख बेटा, तुझे जितनी सजा मिलनी थी ना, मिल चुकी है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में अब तुझे वापस नहीं मां, अब मैं किसी की भीख पे नहीं जीना चाहता हूं। जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। छोटा